अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? ठीक है। होप सो मेरी वॉइस क्लियर होगी। जी अच्छा, तो क्लियर है। पिछले वीक हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर देखे थे, तो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ये सर अली कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, पिछले वीक हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर देखा था, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब हमारा क्योंकि न्यू वीक है, तो फिर नया डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है स्टैक। तो सबसे पहले बेसिकली स्टैक जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर पड़े होते हैं अरेंजमेंट फॉर्म में। दूसरी बात, जो स्टैक है वो फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल। वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख देते हैं स्टैक का। तो स्टैक का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक इस तरह होता है, जो मैंने बनाया हुआ है। ये इसमें मैंने एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं, लेकिन ये है कि जब हमारे पास एक नया स्टैक आता है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं स्टैक के अंदर वो कोई नहीं होते, तो वो हम इंसर्ट और डिलीशन बार में कराते हैं स्टैक के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करना है या मैंने कोई एलिमेंट डिलीट करना है स्टैक के अंदर से, अगर मैंने इस टैग के अंदर से ये फोर एलिमेंट मैंने डिलीट करना है या ये फोर एलिमेंट मैंने इंसर्ट करना है टैग के अंदर। फॉर एग्जांपल, जज करने के स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये मैंने वैल्यूज पुट की है। तो अगर तो मैं डिलीट कर फॉर एग्जांपल मेरी स्टैक के अंदर से फाइव वैल्यू भी पड़ी हुई है, तो मैंने अगर स्टैक की वैल्यू फाइव को बाहर निकालना है या फाइव को इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर, तो वो मैं सिर्फ के टॉप पे कर सकता हूँ। कि और भी मेरे पास तरीका नहीं है कि मैं स्टैक का एलिमेंट अंदर इंसर्ट करा सकूँ। सिर्फ टॉप से ही, स्टैक के टॉप से ही हम एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, वो स्टैक के टॉप से ही हम एलिमेंट डिलीट कराएंगे। अच्छा, मैंने कहा था ये लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, वो कैसे? अच्छा, लिफो का क्या मतलब है इधर? लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो और आपकी आवाज कट रही है, बार बार ब्रेक लास्ट होके आ रही एलिमेंट है। हमारा स्टैक, वो ही हमारा पहला एलिमेंट, वो जो स्टैक से सबसे पहले निकलेगा। और मैंने दो चीज पास मल्टीपल बुक्स पढ़ी हैं, और ये मेरे पास और चला पता नहीं सडनली कंफर्म किया गया। सर आपको वॉइस कट की आ रही आई थिंक सर के एंड पे इंटरनेट का इशू है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है। है। जी कट की आ रही है उनके। चलें देखते हैं, एक दो मिनट अगर शायद हमें ज्वाइन कर लें और फिर हम करते हैं। ये तो फिर ये सर भी देखिए जरा। जी आ रही है आवाज़।
तो भी क्लियर होगी। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, हम क्या देख रहे थे स्टैक का, तो लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो हम क्या कह रहे थे कि लास्ट इन फर्स्ट हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मल्टीपल बुक्स हैं, और ये मैं ज्यूम कर लेता हूँ एक कबर्ड है मेरे पास, या एक अलमारी में इसको कह लेते हैं। तो मेरे पास जो है, सबसे पहले जो बुक आएगी वो, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले बुक कबर्ड में रखी है मैथ। उसके बाद मेरे पास बुक थी फिजिक्स, मैंने उठा के वो भी कबर्ड में रख दी है। मैंने केमिस्ट्री थी, वो भी उठा के रख दी। कंप्यूटर थी, वो भी उठा के रख दी। एक दूसरे के ऊपर बायो, वो भी उठा के रख दी। अब जो लास्ट बुक मैंने उठा के रखी है, लास्ट बुक, वही फर्स्ट बुक मेरी होगी जो अगला बंदा आएगा उसे पिक करेगा, अगर अरेंज्ड फॉर्म में हम देखें। तो यही हम कह रहे हैं कि स्टैक जो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो ये करता है कि जो लास्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट जो स्टैक के अंदर आएगा वो ही हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा जो सबसे पहले आउट होगा। चले इसे स्टैक में देख लेते हैं किस तरह हम देख रहे हैं इसको। अच्छा, फॉर एग्जांपल, चलिए तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये स्टैक के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं 5454। और मैंने अब देखना है कि स्टैक के अंदर जो मैंने लास्ट वैल्यू पुट की है, फॉर एग्जांपल 4 जो मेरी वैल्यू स्टैक के अंदर आई है, ये मेरी सबसे लास्ट वैल्यू है जो मैंने स्टैक के अंदर एंट्री की है। अब जब मैं वैल्यू ही निकालने लगूंगा तो ये सबसे टॉप वाली ये वैल्यू सबसे पहले होगी जो सबसे पहले आउट होगी। इस वजह से हम कहते हैं जो स्टैक प्रिंसिपल फॉलो करता है वो लास्ट इन, लास्ट वैल्यू इन, वही वैल्यू होगी जो फर्स्ट सबसे पहले आउट होगी, जो सबसे पहले परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसकी समझ आई है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं लीफ को? मैं इसको ना उससे उससे भी समझाता हूँ आगे एग्जांपल से। अच्छा, यस सर, फॉर क्लियर। एग्जांपल, अच्छा होप सो हाँ क्लियर ही होगी, मैं फिर भी इसको करके बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास स्टैक में वैल्यू थी, मैंने सबसे पहले ये स्टैक में वैल्यू इंसर्ट कराई है, फिर मैंने 4 वैल्यू इंसर्ट कराई है। उसके बाद मेरे पास 5 वैल्यू आ गई। फिर जब मैं 4 वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा तो ये 4 जो मेरी वैल्यू होगी ये ही मेरी वैल्यू होगी जो फर्स्ट सबसे पहले इस टैग के अंदर से आउट होगी। तो मैंने इधर क्या कह दिया, ये क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन, लास्ट वैल्यू इन, वही हमारी फर्स्ट वैल्यू आउट होगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो हम अब देख लेते हैं कि ये और स्टैक के बारे में क्या चीज़ें इन देख सकते हैं। अच्छा, स्टैक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो मेन ऑपरेशन है वो पुश एंड पॉप के। अब मैंने क्या कहा था कि स्टैक के अंदर जो मेरी इंसर्शन या डिलीशन होगी वो एक ही साइड से होगी, जो कि होगा टॉप ऑफ द स्टैक। अब मेरे स्टैक में फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल एलिमेंट्स पड़े हैं 545454, तो जब मैंने अपना टॉप एलिमेंट डिलीट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि पॉप का फंक्शन यूज करूंगा। वो क्या करेगा कि ये जो मेरा सबसे टॉप एलिमेंट है 4, वो इसको उठा के, अच्छा ठीक, अच्छा वो मेरे टॉप एलिमेंट को 4 को उठा के इस स्टैक के अंदर से निकाल देगा। अब जो मेरे स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट पड़ा है वो 5 है ना कि 4, क्योंकि मैंने जो टॉप एलिमेंट था वो मैंने पॉप फंक्शन यूज करके उसको उधर से डिलीट करवा दिया या उधर से बाहर रख लिया उठा। इसी तरह पुश पुश फंक्शन क्या करता है, पुश फंक्शन में अगर मेरे पास स्टैक में मुख्तलिफ वैल्यूज हैं और मैंने अपने स्टैक में कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास 4 वैल्यू और ये मैंने अपने स्टैक में इंसर्ट करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टैक के साथ पुश फंक्शन यूज कर लूंगा और उसके अंदर मैं ये वैल्यू पास कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, ये वैल्यू को पकड़ के स्टैक के अंदर ले जाएगा। जो पहले मेरी स्टैक की टॉप एलिमेंट थी वो थी 5, अब जब मैंने इसको पुश करा दिया तो मेरी स्टैक की टॉप एलिमेंट अब बन गई है 4। तो ये ऑपरेशंस हैं पुश एंड पॉप, जो कि इंसर्शन और डिलीशन के लिए यूज होते हैं हमारे अंदर स्टैक के अंदर। अच्छा, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन स्टैक का कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह मतलब कि ऑपरेशंस यूज होंगे, किस तरह वैल्यूज आएंगी, टॉप एलिमेंट क्या होगा? अच्छा, होप सो क्लियर है, अगर क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिए। ओके। ठीक है, ये थी स्टैक की फंक्शनैलिटी और ऑपरेशन किस तरह पॉप करते हैं स्टैक के अंदर से वैल्यू किस तरह पुश करते हैं, और कौन सा ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। यस मैम, वो मैं करता हूँ, स्टैक एंड क्वी का डिफरेंस क्या है। अच्छा, इधर ये आपको पता चल गया ना, मैंने कहा कि स्टैक में अगर वैल्यू इंसर्ट करवानी हो या डिलीट करवानी हो तो वो स्टैक के टॉप से ही करवा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब मूव ऑन करते हैं क्वी की तरफ।
तो स्टैक मैंने क्या कहा था कि लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है लास्ट एलिमेंट इन एंड वो ही होगा फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहले वो होगा। अब क्वी फॉलो करता है मेरे पास फीफो, ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और अगर हमने कहा था कि स्टैक में हम इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से करवाते हैं जो कि टॉप ऑफ द स्टैक होती है, लेकिन क्वी के अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट एंड से करवाते हैं। अब क्वी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मैंने फॉर एग्जांपल ये जो बना ली है इस तरह क्वी का स्ट्रक्चर होता है। इसके दो एंड होते हैं, एक एंड को हम रियर एंड कहते हैं, दूसरे एंड को फ्रंट एंड कहते हैं। हमने जो ही कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो वो रियर एंड से दाखिल होगा, और अगर मैंने कोई एलिमेंट डिलीट करवाना है तो वो फ्रंट एंड से बाहर निकल जाएगा। सर इस वजह से हम कहते हैं कि यस सर। सर स्टैक एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे दें, चैट में कह रहे हैं। ठीक है मैं दे देता हूँ। अच्छा मैम, मैंने क्या कहा था कि स्टैक सबसे पहले एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स अरेंजमेंट फॉर्म में पड़े होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे अरे या लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर ईच नेक्स्ट टू ईच अदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं, दैट्स व्हाई लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं स्टैक के अंदर। और अगर हमने स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना हो या कोई एलिमेंट हमने डिलीट करवाना हो तो वो एक ही एंड से हो सकता है। वो क्या है, स्टैक और टॉप एंड। ये जो स्टैक, ये मैंने स्टैक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर बनाया स्टैक का, ये किस तरह का हमारा स्टैक दिखता है। तो मैंने अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है या मैंने कोई एलिमेंट इसके अंदर से डिलीट करवाना है तो मैं स्टैक के टॉप से करवाऊँ। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, ये लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है वो क्यों, फॉर एग्जांपल मैंने इधर नंबर ऑफ बुक्स ले लिया, मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं और ये मेरे पास एक कवर्ड पड़ी है। तो मैंने सबसे पहले अपनी मैथ की बुक सबसे पहले रखी, फिर फिजिक्स उसके ऊपर ही रख दी मैंने बुक पे, केमिस्ट्री रख दी, फिर मैंने कंप्यूटर रख दी, फिर मैंने बायोलॉजी रख दी। तो मेरी जो लास्ट बुक बनती है इंग्लिश, जब वो मैंने इसके ऊपर रखी तो वो ही पहली बुक होगी जो मैं सबसे पहले उठाऊंगा। ये जो नेक्स्ट वाला बंदा आएगा वो सबसे पहले इसे उठाएगा। अब हम तो नॉर्मली करते हैं कि सेंटर से बुक उठा लेते हैं, लेकिन अगर अरेंज फॉर्म में देखें तो सबसे पहले इंग्लिश बुक होगी जो सबसे पहले कोई बंदा उठाएगा, फिर बायोलॉजी उठाएगा, फिर कंप्यूटर लेके आएगा, फिर केमिस्ट्री, और फिर सबसे पहले फिर सबसे एंड में मैथ को उठाएगा। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि जो लास्ट बुक है हमारी जो इंग्लिश है वो ही हमारी फर्स्ट बुक है जो सबसे पहले आउट हो रही है कबर्ड से। और अगर इसको स्टैक में देखें तो हमारे पास अगर 5454 है स्टैक के अंदर वैल्यूज, तो जो लास्ट वैल्यू मैंने स्टैक के अंदर अपने फेंकी है 4, यही मेरी सबसे पहली वैल्यू होगी, टॉप एलिमेंट होगा जो सबसे पहले स्टैक से निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 इंसर्ट कराया स्टैक के अंदर, एक मिनट मेरी जरा विंडो पता नहीं शो हो रही है कि नहीं। ओके। अच्छा, मैंने स्टैक के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स पहले ही पड़े थे तो मैंने 4 इसके अंदर पुश करा दिया, तो टॉप एलिमेंट इस टाइम 4 है। अब जब मैंने कोई एलिमेंट स्टैक में से लेना है या डिलीट करवाना है तो ये ही सबसे पहला एलिमेंट होगा जो सबसे पहले स्टैक से निकलेगा। तो मैंने क्या कह दिया कि ये स्टैक जो है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। जब नेक्स्ट वैल्यू मैंने लेनी होगी तो फिर मैं ये वाली लूंगा। तो ये भी लास्ट वैल्यू है जो सबसे पहले निकल रही है। अगर स्टैक के अंदर ये टॉप एलिमेंट मेरे पास पड़ा है तो यही लास्ट वैल्यू है जो सबसे पहले निकल रही है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन हमारे पास आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुश एंड पॉप, दूसरे भी यूज होते हैं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन जो पुश एंड पॉप फंक्शन है, पुश फंक्शन हमारे पास यूज होता है जब हमने कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टैक के अंदर 5 टॉप एलिमेंट पड़ा है और मैंने कोई न्यू एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश करना है, तो मैं पुश फंक्शन यूज करके उसके अंदर ये वैल्यू पास करूंगा। तो वो क्या करेगा कि ये एलिमेंट मेरे स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा देगा। अब मेरे पास टॉप एलिमेंट जो स्टैक के अंदर है वो 4। तो ये हम कर सकते हैं इंसर्शन किसी भी एलिमेंट को स्टैक के अंदर बाय यूजिंग पुश फंक्शन। अगर मैंने कोई वैल्यू अपने स्टैक में से निकालनी हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 वैल्यू टॉप पे पड़ी है और मैंने ये अपने स्टैक के अंदर से निकालनी है, तो मैं पॉप फंक्शन यूज करूंगा जो कि टॉप वाली मेरी वैल्यू पकड़ के बाहर निकल ले आएगा। अब मेरी जो स्टैक में टॉप एलिमेंट पड़ी है वो है 5। तो इस तरह जो स्टैक चलता है, फॉर एग्जांपल लास्ट एंड फर्स्ट राउंड वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है। और मोस्टली ऑपरेशंस है जो यूज करते हैं वैल्यू को इंसर्ट और डिलीट करवाने के लिए। अच्छा मैम, अभी कोई क्वेश्चन स्टैक में?
जी सर ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आपने बताया। और इसके अंदर फिर जाहिर है वो जैसे स्टैक की हम देखते हैं कि लिमिटेशन होती है कि अगर दरमियान में हमने कोई एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कराना है तो फिर उसकी वजह से हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आई गेस वो भी इसमें होता है शायद, या अगर शुरू में तो हमने ठीक है। कोई पुश करवाना है एलिमेंट तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हमने एंड पे कोई एलिमेंट पुश कराना है, कोई इंसर्ट कराना है, तो फिर उसमें फिर हमें सबको पहले बाहर निकालना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, ऐसे ही यस, है सर? यस। फिर सबको पहले बाहर निकालेंगे, फिर वो वाला एलिमेंट उसके अंदर ड्रॉप करेंगे, फिर दोबारा ये एलिमेंट पुश करेंगे उस टैग के अंदर। ये नहीं हो सकता कि मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक के सबसे लास्ट पे लेके जाना है तो मैं उसमें प्लेस करवा दूं। ठीक है सर, मुझे थैंक। सर, यस। अब दूसरा जो आता है वो क्वी आता है हमारे पास। स्टैक हमारे पास लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्वी हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। और हमने कहा था कि स्टैक में मैंने अगर इंसर्शन करवानी है, डिलीशन करानी है, तो वो टॉप टॉप स्टैक के टॉप से ही करवा सकता हूँ। अब क्वी में हमारे पास दो एंड आ जाते हैं, एक को कहते हैं रियर एंड, एक को कहते हैं फ्रंट एंड। रियर एंड से हम अपने एलिमेंट्स इंसर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर वैल्यूज हैं 5, 6, 5, 5, 7, सो देखिए क्या कर रहा है। इसको भी कॉल कर लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यूज पड़ी हैं 5, तो जब मैंने उसको अपनी क्वी के अंदर इंसर्ट करवाना है तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले वैल्यू गई 5, तो दूसरी मेरे पास वैल्यू दोबारा पड़ी है, मैंने इंसर्ट कराना है तो मैं इस साइड से कराऊंगा, दोबारा वैल्यू गई 5। अब अगर मैंने वैल्यू अपने क्वी के अंदर से डिलीट करानी है तो वो मेरे, मैंने कहा था फ्रंट एंड से डिलीट होगी। और जब सबसे पहले मेरी वैल्यू इस क्वी के अंदर से डिलीट होगी तो ये वाली वैल्यू मेरी होगी जो सबसे पहले निकलेगी। अब आपको पता है कि सबसे पहले मैंने ये जो 5 वैल्यू है, या मैं इसको 4 लिख लूँ, तो मैंने क्वी के अंदर सबसे पहले अपने इंसर्शन कराई थी 4 एलिमेंट, फिर मैंने कराया था 5 एलिमेंट। तो ये मैंने क्यों कहा कि फीफो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है जो कि इन हुई थी क्वी के अंदर, यही मेरी फर्स्ट एलिमेंट होगा जो क्वी के अंदर से निकलेगा। तो डेट्स वाई मैं इसको कह रहा हूँ कि ये फीफो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्वी के अंदर दाखिल होगा वही मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा जो सबसे पहले क्वी के अंदर से निकलेगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन है? जो मैंने कहा है कि इंजर्शन मैं एक एंड से करवाऊंगा, डिलीशन दूसरे एंड से। अगर मैं जो इंजर्शन मेरी पहली वैल्यू गई है वो ही मेरी पहली वैल्यू होगी जो सबसे पहले क्वी के अंदर से निकलेगी। फिर इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट रियर एंड से एंटर करते जाएंगे हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो राइट वर्ड्स शिफ्ट करती जाएंगी टुवर्ड्स फ्रंट एंड, ऐसे ही है? यस, 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 ऐसे ही है। ठीक है। वो हमारी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाती है तो ये 4 मेरा आगे चलता जाएगा, 5 आगे चलता जाएगा, न्यू वैल्यूज मेरी ऐड होती जाएंगी। तो जो सबसे पहले मैं वैल्यू असेस करूंगा या डिलीट करूंगा अपने क्वी के अंदर से, तो वो मेरे पास 4 बनेगी। तो यही मेरा एलिमेंट था जो सबसे पहले मैंने अपने क्वी के अंदर एंटर किया था, और यही मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहले आउट हो रहा है। तो डेट्स वाई हम कह देते हैं कि ये फीफो प्रिंसिपल फॉलो कर। अच्छा, इसमें भी मौखिक ऑपरेशन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे एन पी हम, फिर डी क्यू आता है, फिर इज एम्प्टी आता है, फिर हमारे पास आता है पी का लिम फंक्शन, फिर हमारे पास आता है ऑपरेशन इज फुल। अब एन पी क्या है? हमने कहा था कि हम अपना कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं रियर एंड से तो हम इसको कहते हैं एन पी। अगर हम अपने क्वी के अंदर से कोई एलिमेंट डिलीट करें तो उसको हम नाम देते हैं डी क्वी ऑपरेशन। डी क्वी ऑपरेशन यूज करेंगे तो वो जो एलिमेंट होगा वो हमारा इस क्वी के अंदर से रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर कहा कि पुश एंड पॉप फंक्शन, पॉप हमारा कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए, पुश फंक्शन कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। इसी तरह क्वी के अंदर हम एन क्वी यूज करेंगे कोई भी एलिमेंट पुश करने के लिए, या अपेंड करने के लिए, या उस क्वी के अंदर दाखिल करने के लिए। और डी क्वी हम करेंगे कोई भी एलिमेंट क्वी के अंदर से डिलीट करने के लिए जो कि फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, या कोई भी एलिमेंट हम क्वी के अंदर से निकालना चाहे तो डी क्वी फंक्शन यूज करेंगे।
अच्छा, फिर आ जाता है इज एम्प्टी फंक्शन। ये हमें क्वी के अंदर या स्टैक के अंदर चेक करने के लिए यूज होता है कि हमारा जो क्वी और स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर मैं स्टैक डॉट इज एम्प्टी यूज करूँ तो वो मुझे बताएगा कि नीचे मैं स्टेटमेंट दे दूंगा कि अगर ये कंडीशन रन हो जाए तो तुमने कहना है योर स्टैक इज एम्प्टी। तो मैं अपना स्टैक और पी चेक करने के लिए कि वो एम्प्टी तो नहीं है, इस एम्प्टी यूज़ करता हूँ। और पीक एलिमेंट पीक फंक्शन में यूज़ करता हूँ अपने स्टैक या अपने जो क्वी है उसका पीक टॉप एलिमेंट चेक करने के लिए, वो मेरा पीक एलिमेंट या टॉप एलिमेंट मेरा स्टैक के अंदर कौन सा है, उसके लिए मैं पीक फंक्शन यूज़ करता हूँ। इस फुल में यूज़ करता हूँ कि मैंने अपना स्टैक या क्वी चेक करना है कि वो फुल है, उसमें कोई स्पेस नहीं है, तो मैं इस फुल फंक्शन यूज़ करूंगा और नीचे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दूंगा इफ के अंदर कि अगर ये कंडीशन चल जाए तो तुमने कहना है योर स्टैक और योर क्वी इज फुल। तो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो इज फुल पीक ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादातर पुश पॉप एंड क्वी डी क्वी और इज एम्प्टी भी कभी कभार यूज़ हो जाता है हमारे पास। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन इसमें कि कोई ऑपरेशन क्या चीज़ पर फॉर्म कर रहा है या किस तरह फंक्शन चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरह एलिमेंट जा रहे हैं, किस तरह डिलीट होंगे स्टैक क्वी के। सर पीक के अंदर जो टॉप एलिमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है या? नहीं नहीं, पीक मैक्सिमम वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो फॉर एग्जांपल स्टैक के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पड़ी हैं, हो सकता है सबसे लास्ट वाली वैल्यू है जो -1 पड़ी हो, फिर या सबसे टॉप वाली वैल्यू मेरे पास 1 वैल्यू पड़ी हो। वो टॉप एलिमेंट नहीं, वो ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, वो टॉप एलिमेंट है स्टैक का। तो ये पीक एलिमेंट मुझे बताएगा कि मेरे स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट है वो कौन सा है, वो 1 है आया कि वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, वो जो भी होगा वो मुझे बता देगा उसको। सर टॉप एलिमेंट से क्या रेफर करें आप कि अच्छा फर्स्ट इंडेक्स पे इंडेक्स रेफर करें आप या क्या अच्छा, मतलब? मैं बता देता हूँ, बता दूँ। अब मैंने इधर कहा था कि मेरे पास स्टैक के अंदर है वैल्यूज 5, 4 और यस 5। अब ये मेरे स्टैक का टॉप एलिमेंट है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे स्टैक के अंदर क्या टॉप एलिमेंट पड़ा है, तो मैं चेक करने के लिए कि यार मेरे स्टैक में टॉप एलिमेंट या पीक एलिमेंट क्या पड़ा है, तो मैं पीक फंक्शन यूज करूंगा। वो क्या करेगा कि मुझे बता देगा कि तुम्हारे स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट या पीक एलिमेंट है वो है 5। तो इसकी इतनी फंक्शनैलिटी है। जी सर, इसमें स्टैग में तो समझ में आता है ना कि ये टॉप वाला ऊपर वाला ही होगा, बट क्यू के अंदर क्या यस, होगा? अच्छा वो भी बता देते हैं। अच्छा, क्यू के अंदर जब मैं लगाऊंगा कि पीक एलिमेंट, तो वो क्या करेगा कि मुझे ये जो मेरा 4 एलिमेंट है ना जो कि सबसे पहले एंटर हुआ था, जो सबसे पहले आउट होगा, यही मेरा इधर पीक एलिमेंट होगा। जब मैं इस पीक स्टेटमेंट यूज करूंगा इस क्यू के साथ, तो वो मुझे 4 एलिमेंट मेरा रिटर्न करवा दे, जो कि मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। ठीक हो गया, यानी कि फिर इसका इंडेक्स हमें रिटर्न कराएगा इस एलिमेंट का कि ये इस नहीं वक्त नहीं, ये कौन वैल्यू सा है। ये वैल्यू बताएगा कि ये वैल्यू जो मेरे स्टैक या क्यू में आ रही है टॉप पीक एलिमेंट, वो मुझे रिटर्न वो करवा ये देगा, थी। इंडेक्स नहीं दे रिटर्न। अच्छा ठीक है, वो वैल्यू बता देगा कि जो आपने फर्स्ट वाली थी पीक वैल्यू आपकी ये थी। यस यस, स्टैक में भी पेमेंट। ठीक हो गया, थैंक। ठीक है, होप सो ये स्टैक भी का पता चल जाए, क्या होगा, क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस कौन से और किस तरह हम चीज़ें देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि फिर समझ आ जाए कि चीज़ें किस तरह एंटर हो रही हैं, किस तरह निकल रही हैं। तो अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हुआ स्टैक भी के, तो वो भी चैट में पूछ लें, मैं फिर क्लियर कर दूंगा उसको। अच्छा, होप सो मेरी क्वेश्चन वाली स्क्रीन शो हो रही होगी। जी सर। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन है वैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो उसने मुझे क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। उसने मुझे एक अरे दी है स्ट्रिंग, उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हैं जिसका नाम है टोकन अरे का या स्ट्रिंग, हाँ अरे का। तो डेट रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब उसने क्या कहा है, इवेलुएट द एक्सप्रेशन, रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब वो कुछ हमें पॉसिबिलिटीज दे रहा है या कुछ कंडीशंस दे रहा है। नोट दैट द वैलिड ऑपरेटर्स के जो मेरी अरे मैंने तुम्हें दी हुई है टोकन्स नाम की, उसके अंदर वैलिड ऑपरेटर्स जो होंगे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। वो दूसरा उसने कहा है कि ईच ऑपरेंड, जो हर ऑपरेंड है, मे बी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। वो कहना चाह रहा है कि स्ट्रिंग मेरी अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हो सकता है वो ऑपरेटर हो सकता है वो इंटीजर हो। तो हर ऑपरेंड जो मेरा उस अरे के अंदर होगा वो हो सकता है इंटीजर हो और वो हो सकता है कोई
अनदर एक्सप्रेशन हो। अनदर एक्सप्रेशन से क्या कह रहा है, वैलिड ऑपरेटर, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इजी अल्फाज में वो कहना चाह रहा है कि मेरी जो अरे है उसके अंदर जो ऑपरेंड है वो हो सकते हैं इंटीजर भी हो सकते हैं, और वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। तीसरी वो वैल्यू क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड्स जीरो। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स के अंदर डिवीजन करूंगा तो वो हेडिंग टुवर्ड्स जीरो ही जाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय जीरो, वो कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट्स मैंने अरे के अंदर नहीं दिया हुआ जो कि डिवाइड हो जीरो से, क्योंकि जीरो से डिवाइड होगा तो वो सारे रिजल्ट हमारे पास उल्टे पुल्टे आते हैं। तो उसने कहा है कि मैं कोई ऐसा एलिमेंट तुम्हें लिस्ट या अरे के अंदर नहीं दूंगा जो जीरो होगा। द इनपुट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अच्छा, अभी इधर क्वेश्चन आता है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। क्योंकि नाम से सुनो तो मुझे नहीं पता चल रहा, अगर मैं न्यू हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। तो इसको पहले देख लेते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। अच्छा, अगर तो मैं चला जाऊँ अपने उसी में ही, अच्छा इधर ही। तो मैंने क्या कहा है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले मेरे पास एक होता है इनफिक्स नोटेशन, दूसरा मेरे पास होता है प्रीफिक्स नोटेशन, तीसरा मेरे पास होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये तीन तरह की नोटेशन होती है हमारे। अब मैं इधर कहता हूँ कि इनफिक्स नोटेशन क्या है। इनफिक्स नोटेशन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 4+5, सॉरी 4+5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हम आम सिनेरियो में देखते हैं कि अगर 4 को 5 के साथ प्लस करें तो 9 आता है, तो 9 को जब मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो वो 9 ही आएगा। ये हम आम सिनेरियोज में देखते हैं और ये हमें इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है प्रीफिक्स नोटेशन। अच्छा, इन प्रीफिक्स नोटेशन में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेटर होता है जो कि हम आम सिनेरियो में देखते हैं वो दो डिजिट्स के सेंटर में आ जाता है, और प्रीफिक्स में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटर होता है वो दोनों एलिमेंट से पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाता हूँ। अभी ऊपर हम कहा रहे थे 4+5 दो डिजिट से, उसके अंदर एक ऑपरेटर आया प्लस का, हमने उसको प्लस कर दिया, जो हम नॉर्मल सिनेरियोज में मैथ बेसिक मैथ देखते हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है कि जो मेरा ऑपरेटर होता है जो दो डिजिट्स में परफॉर्म हो रहा है वो क्या करता है कि वो उठ के दोनों डिजिट से पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इधर अगर देखें तो जो सबसे पहले मुझे ऑपरेटर मिला वो प्लस क्या है, और प्लस क्या क्या करेगा कि ये जो दो मेरे नेक्स्ट डिजिट्स हैं इनके अंदर जाके परफॉर्म हो जाएगा। उसने भी सेम फंक्शनैलिटी करनी है, इसने भी सेम करनी है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। इसीलिए ये हम इतना यूज नहीं करते, क्योंकि ये जरा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशन। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि जो हमें जो मुख्तलिफ वो ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं इस ऑपरेटर्स के दरमियान, वो नहीं करनी पड़ती प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर है वो उठ के पहले आ जाता है दोनों डिजिट्स के, लेकिन फंक्शनैलिटी और काम उससे सेम ही करना है। अब मैं अगर इधर देखूं तो +4 5 वो कहना चाह रहा है 4+5, और मल्टीप्लाई बाय 1 वो क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम प्लस कर लोगे जब तुम्हारे पास 9 आ जाएगा तो अब मेरे पास 9 × 1 9 × 1, तो इसका भी मेरे पास रिजल्ट वही आया। इससे क्या पता चला कि बस लिखने का तरीका डिफरेंट है, बाकी रिजल्ट मेरे पास सेम ही है। अच्छा, अब प्रीफिक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पहले पूछे, फिर मैं पोस्ट फिक्स पे जाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा कि पोस्ट प्रीफिक्स में क्या होगा कि मेरा जो ऑपरेटर जो इनफिक्स में नॉर्मल लाइफ में हम देख रहे हैं जो कि दो डिजिट्स के सेंटर में आ रहा है, वो क्या करेगा उठ के दोनों डिजिट्स के फ्रंट पे आ जाएगा। फंक्शनैलिटी काम उसने सेम ही करना है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। मल्टीप्लाई अब पहले आ गया डिजिट से, लेकिन होना उसने मल्टीप्लाई है। इसी तरह अगर मैं देखूं पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि प्री फिक्स में मैंने देखा था कि मेरा ऑपरेटर उठ के एलिमेंट से पहले आ जाता है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा कि मेरा एलिमेंट उठ के दोनों डिजिट्स के आगे चला जाएगा, और अगर मैं 1 लिखूँ 1 और मल्टीप्लाई उसके आगे आ जाएगा। अब इसका भी फंक्शनैलिटी सेम ही है। अब जो ये मेरा प्लस साइन है ये 4+5 के अंदर जाके फंक्शन परफॉर्म करेगा,
मेरे पास 9 आ जाएगा, 9 1। अब मेरे पास क्या आ गया अब इसमें इक्वल, अब मेरे पास आ गया 4 + 5 9। अब मेरे पास आ गया 9 1 मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था कि पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर हमारा उठ के आगे आ जाएगा, लेकिन परफॉर्म उसने सेम ही करना है जैसे हम इन फिक्स में करते हैं। अब 9 1 मल्टीप्लाई का मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। बस हमारा ऑपरेटर है वो क्या उसने क्या किया, ऑपरेटर से उठ के दोनों ऑपरेटर के आगे आ गया, लेकिन फंक्शनैलिटी इसकी सेम ही है। अगर हम देखें तीनों के फॉर एग्जांपल रिजल्ट, तो पहले में भी 9 ही आ रहा है, दूसरे में भी 9, तीसरे में भी 9 ही आ रहा है। बस क्या है कि लिखने का तरीका डिफरेंट है हमारा। अब जो हमारा पोस्ट फिक्स है, इसको हम अनदर वर्ड में कहते हैं रिवर्स पॉलिश नोटेशन। वो जो हमारा प्री फिक्स होता है उसको मैं सिंपल कहता हूँ, या हम सिंपल कहते हैं रिवर्स नोटेशन। और इनफिक्स जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज होता है, ये इनफिक्स ही कहते हैं इसको, जो कि नॉर्मल जो ह्यूमन फ्रेंडली जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है 4 + 5 मल्टीप्लाई 1, जो कि हम इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है पहले वो पहले पूछ लें, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। क्लियर है सर। ठीक है, होप सो, मतलब कि ये क्लियर ही होगा। तो अगर मैं इसका जल्दी से ओवरव्यू दे दूँ तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को ही कहते हैं। नोटेशन हमारे पास 3 किस्म की होती है, इन फिक्स, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स को अनदर अल्फाज में रिवर्स कहते हैं, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। प्री फिक्स को हम रिवर्स नोटेशन कहते हैं, और इन फिक्स को इनफिक्स ही कहते हैं। इनफिक्स के अंदर नॉर्मल जैसे हमारे पास कैलकुलेशन चल रही होती हैं वैसे ही चलती हैं। प्री फिक्स में जो हमारा ऑपरेटर है वो उठ के पहले आ जाता है एलिमेंट से, और पोस्ट फिक्स में हमारा ऑपरेटर एलिमेंट से उठ के आगे चला जाता है, दोनों एलिमेंट्स। उसे हम कहते हैं पोस्ट फिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो क्वेश्चन में उसने हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन ही दी हुई है। अगर मैं इसकी एग्जांपल एक देखूं, तो टोकन नाम की मेरी मुझे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें मुख्तलिफ मेरे पास स्ट्रिंग्स फॉर्मेट है, जिसमें 2 1 + 3 एंड मल्टीप्लाई। अब अगर इधर मैं देखूँ तो 2 1 प्लस, तो मैं देखूँ तो उसने इधर पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज़ किया, जिसे मैंने दूसरा नाम दिया था रिवर्स पॉलिश नोटेशन। मैंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट से उठ के आगे आ जाएगा। सेम है, जिसमें भी 3 के बाद एलिमेंट आया है, जब ये दोनों को परफॉर्म करूंगा 2 + 1 3 आ जाएगा, तो मेरे पास लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर आ जाएगा 3 3 मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कहा था कि मेरा ऑपरेटर दोनों एलिमेंट से उठ के आगे चला जाएगा, तो उसको मैं कहता हूँ पोस्ट फिक्स और रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब वो कहना चाह रहा है कि तुम देखो जो ही कोई एलिमेंट आए उसको स्टोर करवाओ, एलिमेंट आए स्टोर करवाओ, और जो मेरे पास ऑपरेटर आता है तुमने उस ऑपरेटर को उन एलिमेंट्स पे परफॉर्म कराना है। अब अगर मैं इसका तरीकेकार देखूँ तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक स्टैक इनिशियलाइज करवा लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टैक बना लिया है। अब मैं उसे कहूँगा कि तुम फॉर लूप चलाओ मेरी टोकन्स नाम की लिस्ट पे, जो ही कोई एलिमेंट आता है तुम उसको स्टोर करवा दो मेरे स्टैक के अंदर। लेकिन अब एक इधर तरीकाकार ये है, मेरे पास जो वैल्यू आएगी मेरे फॉर लूप से के चलने से, वो मुझे आएगी मिली 2 वैल्यू, लेकिन वो होगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो मैं सबसे पहले कंडीशन एक लगा दूंगा कि जो ही कोई एलिमेंट तुम्हें मिले तो तुमने सबसे पहले उसकी जो है ना डाटा टाइप, उसकी वेरिएबल टाइप चेंज करके उसको पहले स्ट्रिंग से इंटीजर करके, तो फिर तुमने स्टैक के अंदर उसको पुश करना। तो वो क्या करेगा कि 2 आएगा तो 2 को स्टैक के अंदर इंटीजर करके तो स्टैक के अंदर पुश कर देगा। फॉर लूप अगली दफ़ा चला तो दोबारा मेरे पास वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट पे है, तो मैंने उसको सबसे पहले इंटीजर फॉर्मेट में करना है। वो मैंने कंडीशन लगाई होगी, तो 1 मेरे पास आ गया पॉप होकर स्टैक के अंदर। अब मैं फिर उसको कहूँगा कि कंडीशन लगाऊंगा, प्लस के लिए लहदा लगाऊंगा, मल्टीप्लाई के लिए लहदा, माइनस के लिए लहदा, और डिवीजन के लिए लहदा। तो मैं उसे कहूंगा कि जो ही कोई ऑपरेटर आए तुमने उसको परफॉर्म करना। ऑपरेटर आया तो उसने मैंने उसको क्या कहा कि तुम स्टैक की टॉप वाली एलिमेंट पकड़ लो। तो वो मैं कैसे लूंगा कि मैंने क्या कहा था कि मैंने कोई स्टैक के अंदर से एलिमेंट लेना हो या डिलीट करवाना हो, बाहर पकड़ना हो एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा पॉप फंक्शन यूज़ करूँगा। और जब मैं पॉप फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये 1 उठ के मेरे पास इधर बाहर आ जाएगा 1। अब अब मेरे पास स्टैक में टॉप एलिमेंट 2 पड़ी है, मैं दोबारा पॉप यूज करूंगा तो पॉप एलिमेंट क्या, पॉप फंक्शन क्या करेगा कि मेरे पास 2 को भी उठा के मेरे पास बाहर ले आए। अब मेरे पास बाहर वैल्यू आ गई है 2 + 1, तो मैं क्या कहूँगा कि इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर तुम क्या करो कि जो मेरा ऑपरेटर है जो लेग स्टार है उसको परफॉर्म करवा। तो वो क्या करेगा कि 2 + 1 परफॉर्म करवा देगा। परफॉर्म करवाने के बाद मेरा क्योंकि स्टैक एम्प्टी था, तो मैंने कहा कि जो मेरी वैल्यू तो आ रही है 3, तुम उसको क्या करो कि स्टैक के अंदर अपेंड करवा या पुश करवा। तो अब मेरा स्टैक में टॉप एलिमेंट है 3।
दोबारा जब फॉर लूप चला तो नेक्स्ट वैल्यू आई 3, तो जब इसने इंटीजर में किया तो मैंने उसको कहा था कि तुमने इंटीजर में करके तो स्टैक के अंदर तुमने पॉप करवा दो, सॉरी पॉप नहीं करवाना, पुश करवा दो। तो स्टैक में अब मेरी वैल्यू आ गई 3 3। अगर मैं इधर नया स्टैक बना लूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो मेरे पास इधर वैल्यूज हैं 2 3 3। जब फॉर लूप मेरा इस ऑपरेटर पे चलेगा, जब ये ऑपरेटर आएगा तो मैंने उसको कंडीशन दी होगी कि जब ये ऑपरेटर आए तो तुमने क्या करना है, स्टैक का टॉप एलिमेंट लेना है। उसके लिए मैंने फिर दोबारा पॉप फंक्शन यूज करना है। पॉप फंक्शन क्या करेगा कि मेरी टॉप वाली एलिमेंट ले लेगा। उसने 3 पकड़ लिया तो 3 बाहर आ गए इधर मेरे पास इस तरह। दोबारा जब मैंने उसको कहा कि तुम स्टैक में अब फिर जो दोबारा टॉप एलिमेंट है जो कि 3 पड़ा हुआ है, ये क्योंकि निकल गया है, तो फिर मैं दोबारा उसको कहूंगा कि पॉप फंक्शन यूज करो। वो क्या करेगा कि 3 को दोबारा बाहर निकाल लो। और मैं उसको कहूंगा कि जो ऑपरेटर मेरे पास आया हुआ है, तुमने क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज जो मेरी टॉप वाली निकली हैं इनमें ये तुम ऑपरेटर परफॉर्म करवा दो। तो वो क्या करेगा कि 3 × 3 करेगा। तो जब इसको परफॉर्म करवाएगा तो 9 आ जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरे 9 को तुम अपेंड करा दो स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर ना 3 है ना ये वाला 3 है, ये क्योंकि मैंने पॉप कर लिए थे बाहर। तो स्टैक की टॉप एलिमेंट मेरे पास आ जाएगी 9 और वो मैं करवा दूंगा रिटर्न। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, अब समझ लगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। स्टैक इनिशियलाइज करवाऊंगा, फिर कुछ कंडीशंस लगवाऊंगा, जो भी कोई एलिमेंट आएगा उसको पहले इंटीजर में करूंगा क्योंकि मेरे पास लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यूज हैं। तो ऐसे टेक्निक जो कि यहाँ एल्गोरिथम जो कि मैं फॉलो करूँगा। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, फिर कोड की तरफ चलते हैं। फिर अगर कोई मतलब कि कोई इशू हुआ तो फिर कोड में उसको क्लियर कर लेते हैं ड्राई रन करके दोबारा। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले एक स्टैक इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो अगर तो मैं एक स्टैक इनिशियलाइज करवा लूँ सबसे पहले स्टैक, और वो मैं रख दूँ फिलहाल के लिए खाली। दूसरा मैंने क्या कहा था, स्टैक जब मैं इनिशियलाइज करवा लूंगा तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा अपना टोकन्स के ऊपर। तो मैं फॉर लूप चला लेता हूँ फॉर टोकन इन टोकन्स। तो वो क्या करेगा, फॉर लूप मेरे टोकन के ऊपर चलेगा। अब मैं उसको कंडीशन दे दूंगा कि अगर जो मेरा टोकन है वो अगर तो तुम्हें मिले प्लस ऑपरेटर, तो तुमने क्या करना है, अगर ऑपरेटर तुम्हें प्लस मिले तो तुमने क्या करना है, स्टैक के अंदर करा देना अपेंड। अपेंड क्या कराना है कि तुमने स्टैक का टॉप एलिमेंट लेना है पहले, जो कि मैंने उस सिनेरियो में बताया था। मेरे पास सबसे पहले 2 1 आएगा, फिर मैंने उसको क्या कहा कि इन दोनों के अंदर तुमने प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करा देना। टॉप एलिमेंट पे वो निकलेगा तो फिर जो टॉप रह जाएगा उसको भी मैं दोनों को परफॉर्म करा के प्लस करा के तो मेरी वैल्यू इधर आ जाएगी 3। अब मैं इसको ट्राई रन करता हूँ बाद में कि हर लाइन किस तरह परफॉर्म कर रही है, लेकिन मैं पहले कोड लिख देता हूँ। अच्छा, एक कंडीशन लग गई जो कि मैंने प्लस ऑपरेटर के लिए बना ली। अब मैंने बनानी है डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। तो मैं कह देता हूँ कि अगर टोकन तुम्हारे पास आए माइनस, तो तुमने क्या करना है कि पहले तुम क्या करो कि स्टैक में वैल्यू ले लो एक्स और वाई, जो कि मैं वो 2 एलिमेंट्स जो मेरे स्टैक के अंदर होंगे उनको असेस करने के लिए ये कर रहा हूँ। ये भी मैं समझाता हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि एक्स के अंदर जो स्टैक का सबसे टॉप वाला एलिमेंट आएगा जो तुम पॉप फंक्शन यूज करके लोगे उसको, और जो उसके बाद रह जाएगा एक एलिमेंट उसको भी तुम पॉप फंक्शन यूज करके असेस करो। तो मेरे पास एक्स और वाई के अंदर जो दोनों टॉप एलिमेंट होंगे वो मेरे एक्स एंड वाई के अंदर आ जाएंगे। और मैं क्या कहूंगा कि जो ही एलिमेंट मिलता है तो तुमने क्या करना है, इसको स्टैक के अंदर अपेंड करा देना है। अपेंड किसको कराना है, y-x। अब ये भी हम देखते हैं y-x क्यों कर रहे हैं, x-y हम क्यों नहीं कर रहे, ये भी देखते हैं। ये मैंने क्यों x y पहले इनिशियलाइज करवाया, फिर मैंने उसको y-x किया। पहले मैं कंडीशन सारी लिख देता हूँ। दूसरी एलिफ के अंदर मैं कहूंगा कि अगर तो टोकन तुम्हें मिलता है मल्टीप्लिकेशन, तो तुमने क्या करना है कि स्टैक के अंदर करवा देना है अपेंड, स्टैक डॉट अपेंड। अपेंड क्या कराना है कि स्टैक की टॉप वाली एलिमेंट जो कि मैं पॉप करके एक्सेस करूंगा उसको तुम कराओ मल्टीप्लाई दूसरी टॉप एलिमेंट के साथ। तीसरी मेरी लास्ट कंडीशन रह गई है, वो है डिवीजन।
तो मैं उसको कहता हूँ कि अगर मेरा टोकन तुम्हें मिलता है डिवीजन, या मेरा ऑपरेटर जो लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर वो आएगा डिवीजन, तो तुमने क्या करना है कि उसके लिए भी तुमने पहले एक्स और वाई इनिशियलाइज करवाना है। वो क्यों करवाना है? वो इसलिए कराना है कि जब हम एक्स डिवाइडेड बाय वाई करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, वाई डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब मैं इसको जब ड्राई रन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों हमने वाई माइनस एक्स, वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यों किया और एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्यों नहीं किया। तो सेम मैंने कहा पहले, सबसे पहले तुमने दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, जो मैं ऊपर से ही उठा लेता हूँ स्टेटमेंट। एक्स वाई लेके तुमने क्या करना है कि स्टैक के अंदर करा देना अपेंड। अपेंड तुमने क्या कराना है वाई डिवाइडेड बाय एक्स, जो कि डिवीजन परफॉर्म होगी मेरे पास। इस सब के बाद मैंने उसको कह दिया कि ये सब चीज़ें करने के बाद एक चीज़ मेरे पास रह गई है। मैंने क्या नहीं किया कि मेरे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो मैंने उसको कहा कि जो भी कोई एलिमेंट तुम्हारे पास आए तो तुमने सबसे पहले उसको स्टैक के अंदर अपेंड कराना है। वो किस तरह कराना है? पहले तुमने उसको इंटीजर टाइप में करना है कन्वर्ट, फिर तुमने उसको मेरी स्टैक के अंदर पुश करवा देना, और एंड में मैं उसको कहूँगा कि मुझे चाहिए स्टैक का टॉप एलिमेंट। अच्छा, ये बताता हूँ कि टॉप एलिमेंट कैसे सेट करना है। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर ट्राई रन करने लगा हूँ, वो एग्जांपल ट्राई रन करता हूँ कि दूसरी भी देखते हैं, दूसरी भी कर लेंगे। मैंने क्या कहा कोड के अंदर, मैंने सबसे पहले पहली लाइन में मैंने एक स्टैक इनिशियलाइज करवा लिया, मैंने फॉर लूप चला लिया अपनी टोकन्स वाली लिस्ट के अंदर। मैंने सबसे पहले चेक किया कि जो मेरा एलिमेंट आ रहा है आई या टोकन वो प्लस है, तो नहीं प्लस नहीं है, माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि वो फिर इंटीजर ही है, वो सॉरी फिर डिजिट ही है कोई। तो मैंने क्या कहा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो जो ही तुम्हें कोई एलिमेंट मिले तुमने उसको अपेंड कराना है स्टैक के अंदर, लेकिन उससे पहले तुमने इसको इंटीजर टाइप में कर देना है। तो वो टू आएगा तो वो मुझे टू इसके अंदर अपेंड करवाना है। दोबारा चला तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट ही रन हुई, तो मेरे पास वन आ गया स्टैक के अंदर। अब अगला ऑपरेटर मेरे पास आ गया प्लस का, तो मैंने कंडीशन दी हुई थी कि जब भी टोकन तुम्हारे पास प्लस आए तो तुमने क्या करना है स्टैक के अंदर अपेंड करना है। अपेंड क्या करना है कि स्टैक की टॉप वाली वैल्यू जो कि मैं पॉप करके सेस करूंगा, मेरी टॉप वाली एलिमेंट इस टाइम वन पड़ा है, वन पकड़ेगा, उसके अंदर तुम क्या करो प्लस करवा दो। फिर टॉप एलिमेंट जब वन निकल जाएगा तो टॉप एलिमेंट मेरे पास बन जाएगा टू। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि पॉप करके वो भी असेस करके इन दोनों को करा दो प्लस, प्लस करने के बाद जो भी आंसर आता है तुम उसको करा दो इस टैग के अंदर अपेंड। तो वो क्या करेगा कि मेरे पास एक नया स्टैक जनरेट कराएगा और उसके अंदर स्ट्रीम मेरा अपेंड करवा देगा। अच्छा, आगे चलता हूँ। अब मेरे पास था थ्री, तो जब दोबारा फॉर लूप चला तो दोबारा थ्री आया। उसने फिर पहले इसको इंटीजर टाइप में किया, इंटीजर टाइप में करने के बाद दोबारा फॉर लूप रन हुआ तो उसने देखा मल्टीप्लिकेशन आ रही है। मल्टीप्लिकेशन जब आई तो मैंने उसको कहा कि स्टैक के अंदर अपेंड करा दो। क्या अपेंड कराओगे? पहले पहला एलिमेंट असेस करो पॉप करके जो कि थ्री है। ये थ्री जब निकलेगा तो मेरे पास स्टैक की टॉप एलिमेंट फिर थ्री रह जाएगी। फिर उसको स्टैक पॉप यूज करके दोबारा उसको सेस करो और इन दोनों में क्या करा दो कि मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो ये जब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कराएगा तो नाइन आंसर आ जाएगा, और मैंने साथ यूज किया होगा स्टैक डाटा पेंड। तो वो क्या करेगा कि मेरी नाइन वैल्यू को स्टैक के अंदर अपेंड करा दो। अच्छा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करूँ, मतलब फॉर एग्जांपल वन मल्टीप्लाई बाय टू करूँ या टू मल्टीप्लाई बाय वन करूँ। फॉर एग्जांपल वन मल्टीप्लाई बाय टू वन टू आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय वन टू ही आएगा, वन प्लस टू थ्री आएगा, टू प्लस वन भी थ्री आएगा। लेकिन जब मैं करूंगा वन माइनस टू और जब मैं करूंगा टू माइनस वन तो दोनों सिनेरियोज में मेरे पास आंसर डिफरेंट आएगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मैंने एक एक्स इनिशियलाइज करा लिया, एक वाई करा लिया। एक्स के अंदर मैंने टॉप वाली एलिमेंट ले ली, वाई के अंदर फिर उसके बाद जो टॉप एलिमेंट आ रहा था वो ले लिया, और मैंने वाई माइनस एक्स कर दिया। वाई माइनस एक्स मैंने इसलिए किया कि एक्स के अंदर सबसे पहले मेरे पास आ गया वन, वाई के अंदर मेरे पास आ गया टू। तो मैंने टू माइनस वन करना है, एक्स वाई माइनस एक्स करना है, ना कि मैंने एक्स माइनस वाई करना है। एक्स माइनस वाई करूंगा तो मेरे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए मैंने एक एक्स इनिशियलाइज कराया, एक वाई कराया। इसी तरह मैंने डिवीजन में भी कराया। वो क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर करूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा, फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव करूंगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन मैंने हर दफा वाई डिवाइडेड बाई एक्स करना है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं एक, मैं इसको पहले क्लियर करूँ।
अच्छा अभी ये मेरे पास नीचे एग्जांपल है, मैं बताता हूँ उसने फिर ये क्यों लिए। अच्छा ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है। सबसे पहले आया 4, फिर आया 13, फिर आया 5। तो अगर मैं एक स्टैक बना लूँ, 4, मेरे पास दोबारा आया 13, हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा मेरी। अच्छा उसके बाद आया मेरे पास 5। अच्छा ये तीनों एलिमेंट मैंने स्टैक के अंदर अपेंड करा लिए, तो मेरे पास आया डिवाइड का साइन। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो मैंने, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स वाई इनिशियलाइज नहीं कराया था, तो उसने क्या करना है कि पॉप एलिमेंट पकड़ना, पॉप करके 5 आ गया उसके पास। टॉप एलिमेंट मेरे पास 13 है, दोबारा पॉप यूज करेगा, 13 आ गया उसके पास। तो मैंने बस उसको कह दिया है कि तुम क्या करो कि जो दो एलिमेंट आ रहे हैं पॉप पॉप, अगर मैं उनके अंदर ऐसे डिवीजन साइन यूज कर लूँ, इन दोनों को डिवाइड करा लूं, तो वो क्या करेगा कि 5/13 कर दे। तो उससे मेरे पास आंसर टोटली डिफरेंट आ जाएगा। अगर हम इधर देखें तो उसने क्या किया हुआ है, 13/5। दैट्स द रीजन कि जो मेरी सबसे सेकंड वाली वैल्यू है उसको मैं वाई के अंदर रख रहा हूँ, और जो मेरी टॉप वाली सबसे पहले असेस होगी उसको मैं एक्स के अंदर रख, ताकि मेरी जो वैल्यूज हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। 13/5 ही हो, और जब माइनस में सिनेरियो आए तो 13-5 ही हो, ये ना हो 5-13। इधर सिनेरियो समझ आया क्यों ऐसा कर रहा हूँ? जी ठीक है। अच्छा मैं इसको रन करके ना, जो मतलब कि 5/13 है ना, उससे मैं आंसर लेके आता हूँ क्या आता है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा मतलब मैं क्यों इस तरह का। सबसे पहले इसको रन कर लेता हूँ, चलता भी है कि नहीं, अभी नहीं चलेगा। रॉन्ग आंसर दे रहा हूँ। वो क्यों रॉन्ग आंसर दे रहा है कि मैं खाली स्टैक बता रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टैक की टॉप एलिमेंट रिटर्न करवानी है, लेकिन मैं इधर खाली स्टैक रिटर्न करा रहा हूँ। स्टैक की टॉप वाली एलिमेंट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 लिख दूंगा इधर, कि मुझे मेरी जो है ना रिजल्ट के अंदर स्टैक की टॉप एलिमेंट दे दो। दोबारा आंसर गलत आ रहा है, चेक करते हैं क्या आ रहा है। अच्छा पॉइंट में कोई मसले आ रहे हैं, 6.66 आ रहा है। अच्छा तो कोड में देखें तो प्लस में मैंने कहा था प्लस करवा देना, एक्स वाई लेके तुम y-x करवा देना, मल्टीप्लिकेशन के लिए तुम मल्टीप्लाई करवा देना, डिवाइड के लिए डिवाइड करवा देना, और इंटीजर के लिए तुम टोटल को अपेंड करवा देना। अच्छा कोई बताना चाहिए इधर क्या मसला मसाइल है? एनीवन? सर, ये डिवाइड जो है ना मेरा ख्याल में ट्रंकेट करेगा 0 तक। यस। जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी फ्लोट फॉर्मेट में, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर में, तो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ इंटीजर, कि जो ही तुम डिवाइड करो जो मेरी वैल्यू है तुमने उसको भी इंटीजर में कर देना। आप रन करता हूँ, स्टैक डॉट अपेंड, कुछ गलत कर रहे हैं हम। पर एक ब्रैकेट इंटीजर और आएगी, एक ब्रैकेट और आएगी राइट साइड पे, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा एक और। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ लग गया मुझे। ओके। जी सर अब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ अब ठीक है। अब मैंने इंटीजर इसलिए लगाया कि मेरे पास हो सकता है कोई डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं और वो मेरा रिजल्ट फ्लोट फॉर्मेट में ले जाए, तो मैंने उसको इंटीजर में कर। अब मैं दूसरी एग्जांपल जल्दी तेजी से रन करता हूँ, 1-2 मिनट में ही, मतलब कि किस तरह रिजल्ट जनरेट होता है अगर मैं 5/5 करता हूँ। अच्छा मैंने क्या कहा, 4 आ गया, मैंने क्या कहा 13 आ गया, मैंने क्या कहा 5 आ गया। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं कंडीशन इस तरह कुछ लिख लेता, स्टैक डॉट ओपन, तुम क्या करोगे स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट असेस करो, पॉप करके इसमें डिवीजन करा दो दोबारा स्टैक वाले टॉप एलिमेंट के साथ, उसी तरह लिखता जैसे मैंने प्लस और मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो वो उसने क्या करना था, उसने स्टैक का टॉप एलिमेंट जब पॉप करना था 5 आ गया, दूसरा करना था तो 13 आ गया। तो मैंने उसको क्या कहा कि स्टॉक जो पहला वाला तुमने असेस किया 5 था, तो दूसरा वाला तुमने असेस किया 13 था, तो तुम 5/13 कर दो। लेकिन अगर अगर इधर एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो उसने हमें कहा है कि 5/13 नहीं करना तुमने, तुमने जो पहला वाला एलिमेंट है उसको पहले नहीं लेना, तुमने जो दूसरा वाला एलिमेंट मैंने स्टैक के अंदर पुश कराया है तुमने पहले वो वाला लेना। फॉर एग्जांपल पहले तुमने 13 लेना है, फिर तुमने 5 लेना है। ये नहीं कि तुम 5/13 कर दो। तो इस चीज के से बचने के लिए मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिए,
और दोनों के अंदर ये वैल्यूज पुट करा दी, और डिवीजन में मैंने क्या कर दिया कि एक्स वाई करने की बजाय मैंने क्या कर दिया वाई एक्स। तो वो क्या करेगा कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल साथ चल रहा हूँ, 13/5 ही कर रहा हूँ मैं, 5/13 नहीं कर रहा। तो वो क्या करेगा कि मेरा फिर मुझे आंसर सही देगा। अगर मैं 5/13 करूँगा तो वो फिर मुझे आंसर सही नहीं देगा। ये आपने करके देखना अपने एंड पे कि अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं करते, जो एक्स वाई वाली, और खाली ये स्टेटमेंट वीएन के लिए भी यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट आप माइनस के लिए भी यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर जो है ना वो गलत आएगा। और फिर उसको आपने पाइथन ट्यूटर पे रन करके देखना है कि क्यों गलत आ रहा है। वो इसीलिए गलत आ रहा होगा कि वो 5/13 कर रहा है, उसको करना चाहिए था 13/5। तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें? इसको रिमूव करा देते हैं इधर से। यस, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, मीटिंग एंड कर देते हैं हम। यस, क्लियर है। यस, वो क्वेश्चन इस क्लियर होगा। तो इसको अपने एंड पे देख लेना आप, जो है ना ड्राई रन कर लेना। मैंने वैसे जितनी कोशिश हो सकती थी कर ली है ड्राई रन की, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो फिर सेशन हम एंड करते हैं फिर आज का, क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन ओवर हो चुका है। तो कल डिफरेंट क्वेश्चन और देखेंगे इसके। अगर कोई किसी का क्वेश्चन हुआ स्टैक के रिलेटेड तो वो फिर चैनल में पूछ ले हमसे। यस सर, ठीक है, फिर वाइंड अप कर देते हैं। जी सर, ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग, आपने बहुत अच्छे से करवाया, और सबका पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।